हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और डीपली पढ़ने के लिए ये पार्ट 2 बनाया है। इस पार्ट 2 में हम कुछ ऐसे पहलू है जिसे हम और डीपली पढ़ेंगे, जो हमें ये टॉपिक और हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बेसिकली हमने देखा है कि मोनोपोली ऐसा एक मार्केट होता है जहाँ जो मार्केट में वो फर्म अपना कंट्रोल क्रिएट करता है, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट का जो सप्लाई और प्राइस है उसे मोनोपोली कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑन सप्लाई एंड प्राइस, इन दो चीज़ पे, सप्लाई और प्राइस पर मोनोपोली अपना दबदबा कायम रखता है और एक मोटिवेशन के साथ मार्केट में आता है। उसका मोटिवेशन होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ मोनोपोलिस्ट सेलर वो प्रोडक्ट सेल करता है, कस्टमर की जो नीड है उसे पहचानता है और उसकी जो मेंटालिटी है कस्टमर की, उसे बहुत गहराई के साथ वो स्टडी करके मार्केट में उभर के आता है। मोनोपोली मार्केट में जो प्रोड्यूसर है उसकी स्पेशल फीचर्स ये होती है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे। ये तो स्पेशल फीचर्स होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर है वो होता है प्राइस मेकर, ना ही वो किसी प्राइस डिसाइड कोई करके देगा और वो सेल करेगा। वो खुद किसी प्राइस को फिक्स करेगा और वो प्राइस कस्टमर को बेचेगा। दूसरी बात ये होती है, जो मोनोपोली मार्केट में जो फर्म है या कोई प्रोड्यूसर है उसके नियर बाय कोई भी उसे कॉम्पिटिटर नहीं होगा। उसके नियर बाय कोई भी अदर कोई कॉम्पिटिटर उसे नहीं होगा। अगर कोई कॉम्पिटिटर उसे आ भी जाता है तो वो फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करके, जैसे कॉम्पिटिटर होगा, अगर कोई वीक होगा कॉम्पिटिटर तो प्राइस थोड़ी लो करके मार्केट कैप्चर करने की ट्राई करेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है तो उस हिसाब से उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी होगी। वैसे तो हमने देखा है कि हमें आता भी है कि मोनोपोली मार्केट में दो ऐसे सेक्टर होते हैं। एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, पर पब्लिक सेक्टर में वो गवर्नमेंट ही अपने अंडरटेकिंग में उस प्रोडक्ट चलाता है। एग्जाम्पल हम अगर ले, पब्लिक में आता है रेलवे, आता है वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। पब्लिक सेक्टर में मोनोपोली होने का एक ही मकसद होता है कि पब्लिक की या जनरल लोगों की, उनकी किसी लोगों के साथ गैर व्यवहार ना हो और ना ही उन्हें किसी से फ्रॉड केस हो जाए। प्राइवेट में ऐसा होता है कि प्राइवेट में
हम अगर देखें तो टेलीकॉम, मोबाइल, ऐसे और बहुत सारे हैं जो हम इसे एग्ज़ाम्पल ले सकते। प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली होने का एक और है जो होता था नोकिया। एक दौर ऐसा था कि नोकिया कंपनी के बिना कौन से भी कंपनी का मोबाइल खरीदा नहीं जा रहा था। एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर दी कि सिर्फ नोकिया ऐसे ही नाम से वो प्रोडक्ट बेचा जाता था। वो दौर में अलग ऐसी क्वालिटी थी जो थोड़ी थोड़ी चेंज करके मार्केट में प्रोड्यूस की जाती थी और उसकी प्राइस थोड़ी हाई लेवल थी। तो ऐसे में भी वो नोकिया कंपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। उसके अपोजिट में थे मोटोरोला, ऐसे बहुत से कंपनी, एलजी, ऐसे कंपनी थी, पर उसका जो मार्केट कैप्चर हुआ था नोकिया का, वो हाई लेवल पे था। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जो मोनोपोली नोकिया ने क्रिएट की थी, वो अभी बदलते समय के साथ उसकी मोनोपोली भी ख़त्म हो गई। पब्लिक सेक्टर में जो लोगों को मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, इसीलिए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में अपना मोनोपोली क्रिएट करता है। इसी के साथ हम उसके टाइप्स भी देख लेते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स कौन से होते हैं। उसमें फर्स्ट है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं डॉक्टर की फ़ीस। अगर किसी डॉक्टर के पास कोई बड़े आदमी आते हैं तो उसकी जो फ़ीस है डॉक्टर की, वो अपनी जो फ़ीस वही लेवल पे लेंगे। अगर डॉक्टर के पास अगर कोई गरीब आदमी आता है तो उसकी थोड़ी फ़ीस कम करके डॉक्टर उससे फ़ीस लेते हैं। डॉक्टर्स फीस, वैसे ही लॉयर भी वैसे ही अपनी फ़ीस लेते हैं। कोई बड़ा क्लाइंट आया तो उससे तो अपने लेवल की फ़ीस लेंगे, और कोई गरीब उनके पास अगर कोई आता है तो वो अपनी फ़ीस कम लेवल पे ले लेते हैं। इसमें दूसरा आता है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल या हम जैसे कि ज़मीन है, जो कहीं भी ज़मीन हो उसकी जो वैल्यू है वैसी ही रहेगी, पर उसकी जो प्लेस है, जैसे प्लेस चेंज होती जाएगी वैसे ही उसकी प्राइस चेंज होती रहेगी। एग्ज़ाम्पल, मुंबई में जो स्क्वायर फुट की जो जगह है उसकी जो प्राइस है वो अलग है। अगर किसी गांव में या किसी और प्लेस हो, जैसे पुणे, या एग्ज़ाम्पल और कहीं यूपी बिहार में, या आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ मुंबई, जैसे मुंबई में जो लेवल है उसकी प्राइस की, और जो आउट ऑफ बॉम्बे है उसकी, हमें बहुत डिफरेंट उसमें दिखाई देता है प्राइस में। ये तो हो गया जियोग्राफिकल। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू यूजेस प्राइस। अकॉर्डिंग टू यूजेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ की जैसे यूज़ है उस पे डिपेंड होगा उसकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड के लिए रेट अलग होते हैं, और किसी फैक्ट्री में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने वाली होती है तो उसकी प्राइस अलग होती है। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी उसके चार्जेस ज़्यादा, और हाउस होल्ड के लिए, किसी घर के यूज़ के लिए उसके प्राइस
कम होते हैं। फोर्थ है एज डिस्क्रिमिनेशन। किसी एज को लेके उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो उसे एज डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, अगर जनरल कैटेगरी में किसी टिकट मिलती है उसके रेट अलग होते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए टिकट के रेट अलग होते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए टिकट अलग होती है। जैसे एसटी ट्रांसपोर्ट में जो टिकट के रेट होते हैं जो हमें, और इसमें और एक एग्जांपल दे सकते हैं जैसे हाफ टिकट। बच्चों के लिए कुछ एज लिमिट है, उस पे हमें बच्चों के लिए हाफ टिकट मिलती है, और जनरल कैटेगरी के लिए अलग टिकट जनरल लोगों के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ फैसिलिटी देके उन्हें फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है बाय साइज डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई प्रोडक्ट 50 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम का है, कोई हाफ केजी, 1 केजी, जैसी उसकी प्राइस होगी वैसे उसकी यूनिट पर ग्राम या पर केजी पर किलो होगी, वैसे उसकी प्राइस होगी। अगर नेस्कैफ़े 50 ग्राम, उसकी अलग प्राइस होगी। 500 ग्राम, उसकी अलग प्राइस होगी। हाफ केजी, उसकी अलग होगी। 1 केजी, उसकी प्राइस अलग होगी। 6 पॉइंट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर जेंडर के बेस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। जैसे कि कोई लेडीज़ स्पेशल ट्रेन होती है, लेडीज़ स्पेशल बस सर्विस होती है, या किसी लोन लेना है तो उसे लेडीज़ के लिए कुछ परसेंटेज उसमें कम होता है इंटरेस्ट रेट। इसमें एक होता है लोन, और दूसरी कैटेगरी हम लेंगे बस में लेडीज़ स्पेशल सर्विस। 7 है स्पेशल सर्विस डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक ही चीज़ उसका स्टार्टिंग डेस्टिनेशन और एंडिंग डेस्टिनेशन एक ही है, एक ही जगह से जाने वाली है, तो उसमें कुछ चेंजेस करके जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सर्विस को लेके, उसे स्पेशल सर्विस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर हम ट्रेन में देखें तो जनरल कैटेगरी में अलग आते हैं और लग्ज़री और फर्स्ट क्लास के लिए अलग होते हैं। वैसे ही एसटी में देखें तो लग्ज़री ट्रांसपोर्ट के लिए अलग चार्जेस होते हैं और स्लीपर के लिए अलग चार्जेस होते हैं। लग्ज़री या जनरल। नेक्स्ट है क्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसे क्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एग्जांपल, किसी कॉटन किंग जो एक ब्रांड है, उसका जो कपड़ा आता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। अगर हम जनरल
कॉटन देखे तो उसकी प्राइस अलग होती है, नॉर्मल कॉटन। नेक्स्ट है टाइम डिस्क्रिमिनेशन। टाइम डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि कोई अगर ISD कॉल लगाना है, ISD कॉल के लिए डे के लिए चार्जेस अलग, नाइट के लिए चार्जेस अलग अलग होते हैं, या लोकल के कॉल अलग और इंटरनेशनल कॉल के लिए चार्जेस अलग। नेक्स्ट है फॉर्मेट। अगर किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग अलग है तो उस फॉर्मेटिंग से उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर हम देखें कि कोई बड़ी गाड़ी है तो उसकी जो पार्किंग रेट है वो अलग होती है, किसी बाइक के लिए पार्किंग के लिए अलग रेट होते हैं। पार्किंग चार्ज एक तो बाइक के लिए अलग, दूसरा कार के लिए अलग। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। जब कस्टमर की रेंज बढ़ती है तब उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है मोनोपोली प्रोड्यूसर के लिए। उस समय प्रोड्यूसर कुछ ग्रुप बना के उससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते हैं। जैसे किसी की यूजेस को स्टडी करके उसे कितना यूजेस है या उसकी ज़रूरतें क्या है वो देख के उससे ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसे ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एग्ज़ाम्पल हम लेंगे तो फिर हमें अभी जो जैसे हमारे इंटरनेट डेटा जैसे किसी की ज़रूरत 1 GB डे, किसी की 2 GB डे या किसी की 5 GB पर डे, ऐसी ज़रूरतें होती है। उस ज़रूरतों को कस्टमाइज़ करके या किसी पर्टिकुलर ग्रुप बना के उसे जो फैसिलिटी दी जाती है उसे ग्रुप प्राइसिंग कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरीज क्या होती हैं। इसमें हमें पीगो ने 3 कैटेगरी दिए हैं। पीगोस 3 कैटेगरी। जो फर्स्ट है फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, या इसे पर्सनलाइज डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसमें प्रोड्यूसर को कस्टमर की हर मेंटालिटी, उसकी ज़रूरतें, इसके बारे में फुली इंफॉर्मेशन होती है। उसको अपनी प्राइस सेट करने के लिए या कस्टमर कितनी
प्राइस दे सकता है उस गुड्स के लिए, ये मेंटेलिटी कैच किया होता है प्रोड्यूसर ने। और दूसरी ये बात होती है कि इसमें प्रोड्यूसर जो सरप्लस होता है वो कस्टमर को नहीं देता। जो कस्टमर का सरप्लस होता है उसे इस कैटेगरी में नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोड्यूसर्स नो अबाउट कस्टमर्स मेंटालिटी। सेकेंड है नो कस्टमर सरप्लस। वो तो मालूम पड़ता है उसे कि वो उसकी स्टडी होती है कि वो कस्टमर पे उसकी बिहेवियर कैसी होगी वो गुड्स लेने के लिए। तो वो उससे पूरी फोकस उसका उसके सोच पे होता है कि वो कौन से प्राइस पे वो प्रोडक्ट लेगा। एग्ज़ाम्पल हम लेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है तो वो चीज़ प्रोड्यूसर जान लेता है कि एग्ज़ाम्पल हम देंगे कोई फर्स्ट यूज़ है, फर्स्ट प्रोडक्ट है वो उसे 50 रुपीज़ में लेगा या सेकेंड उसे 40 रुपीज़ में लेगा और वही चीज़ तीसरी बार वो 30 रुपीज़ में लेगा। अगर वो कस्टमर वही चीज़ अगर बल्क में लेगा तो वो प्रोड्यूसर बड़े बल्क के लिए उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे एक पर्टिकुलर एक प्राइस सेट करके देगा। अगर मान लीजिए पहली चीज़ वो 50 रुपीज़ में लेगा और दूसरी 40 रुपीज़ में लेगा तो उसे उसकी टोटल 90 डिवाइडेड बाय 2 तो उसे वो प्राइस 45 रुपीज़ में। अगर कोई चीज़ बल्क में अगर वो ले रहा है एक से ज़्यादा अगर ले रहा है तो उसे वो 45 रुपीज़ में उसे देगा। या मान लीजिए वही चीज़ उसे फर्स्ट 50, सेकेंड 40, थर्ड 30 ऐसे में देगा तो उसकी प्राइस 120 डिवाइडेड बाय 3 उसे 40 रुपीज़ में उसे बार्गेनिंग करके उसको वो सेट करके देगा जो उसे बल्क में लेना पड़ेगा। इसी के साथ हम एक डायग्राम के साथ इसे और गहराई के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली इसे सरप्लस क्यों नहीं मिल पाता है कस्टमर को और इसमें वो हर एक पहलू को क्यों समझता है प्रोड्यूसर कस्टमर के हर पहलू को समझ के अपनी स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करता है जहाँ पे इसे प्रोड्यूसर को सरप्लस मिलता है और यहाँ पे कस्टमर को सरप्लस ना के बराबर होता है। इस डायग्राम में एक्स लेवल पे आउटपुट जो यूनिट में काउंट किया गया है और वाई पे प्राइस काउंट की गई है। इसमें अगर कोई मोनोपोली में कोई प्रोड्यूसर M01 यहाँ से 0 से M1 तक कोई आउटपुट देता है तो उसकी प्राइस P1 लेगा। अगर आगे जाके वो आउटपुट M2 को वो P2 के प्राइस पे बेचेगा और M3 वाले आउटपुट को उसे E3 में या P3 प्राइस पे और M4 की आउटपुट उसे M4 में बेचेगा। और ये जो गैप है वो जो गैप कंज्यूमर का सरप्लस नहीं जो है नहीं मिलेगा और यहाँ से इतना जो बॉक्स है अगर हम हाईलाइट कर ले
इतना बड़ा इस फर्स्ट डिग्री में जो हमने ब्लू लाइन से जो हाईलाइट किया है उसे प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, और जो रेड में हमने जो हाईलाइट किया है वो कंज्यूमर का सरप्लस होगा, जो कि ना के बराबर है। उससे उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है, जिसे उसने इसमें यहाँ पे बार्गेनिंग करने के बाद उसे एक बल्क में जो चीज़ लेगा तो उसे वो ही चीज़, ये थर्ड में हमने 40 दिखा और यहाँ पे 45 दिखा, तो वो जो बार्गेनिंग कर रहा है उससे जो उसे सरप्लस मिलेगा वो भले ही कम है या बहुत ना के बराबर ही है। वैसे ही जो प्रोड्यूसर सरप्लस वो ज़्यादा है, जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए जिससे वो इंस्पायर है, और कस्टमर सरप्लस वैसे ही ना के बराबर है। वैसे हम इसकी दूसरी कैटेगरी देखेंगे, सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड कैटेगरी इसे सेकेंड डिग्री इसे प्रोडक्ट या इसे सिंपल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे 4 नामों से उसे पहचाना जाता है। एक तो होता है सेकेंड डिग्री, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन और सिंपल। इसमें एक कैटेगरी में जो कस्टमर है वो लॉट ऑफ होंगे, लॉट्स ऑफ कस्टमर। इस कैटेगरी में जो प्रोड्यूसर है उसे कस्टमर स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें उसे कस्टमर गेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ कस्टमर होगा वो उसमें पहले कैटेगरी से और ज़्यादा होगा, और उसमें उसकी जो कैटेगरी करना उसकी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो उसे किसी ग्रुप में डिवाइड कर सकता है, ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स। इसमें जैसे पहले डिग्री में हमने देखा कि उसमें जो कस्टमर सरप्लस है उसे ना के बराबर होगा, तो इसमें फुल उसमें सरप्लस छीन नहीं पाएगा प्रोड्यूसर, उसमें थोड़ा सा सरप्लस उसमें कस्टमर को मिलेगा, जिससे उसे और बेनिफिट होगा। नो फुली प्रोड्यूसर सरप्लस। जैसे कि हमने देखा कि एयरलाइंस है, अगर एयरलाइंस हाई प्राइस पर अगर टेक ऑफ करेगा तो वो लॉस में होगा, अगर उसकी हर सीटें भर जाती है तो ही उसे उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी के साथ एयरलाइंस कंपनी कम दाम में थोड़ी प्राइस लो करके सबको उसमें फैसिलिटी मिलने के साथ अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए एयरलाइंस कंपनी और कैटेगरी के लोगों को भी मेंशन करती है। या इलेक्ट्रिसिटी उसका एग्जांपल दे, एग्जांपल एयरलाइंस हो गया, दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हाउस होल्ड के लिए अलग होती है और वैसे ही
कोई फैक्ट्री के लिए यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी वो अलग होती है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज़्यादा होते हैं और उसके बाद जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े रेगुलर होते हैं। वैसे ही और उसके बाद यूज़ होने वाली कैटेगरी होती ही थी वो जो और थोड़ी लो क्वालिटी में लो प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का लेवल होता है। इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही हम एक बस का एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे लग्ज़री बस है, अगर हाई प्राइस वाले ही कस्टमर देखेंगे तो हर समय उसे पॉसिबल नहीं होगा वो कस्टमर मिलने के लिए। तो लग्ज़री बस और कैटेगरी के लोगों को लाने के लिए प्राइस रेट कम करके लग्ज़री बस वो फैसिलिटी और लोगों को देखे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है। यही एग्जांपल हम एक टेबल के साथ देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि डायग्राम में कैसे बताया गया है कि जैसे सेकेंड डिग्री कैटेगरी में वही हाई रेंज लेवल अगर कस्टमर नहीं मिलेंगे तो उसमें प्राइस लेवल कम करके उसे मैक्सिमम प्रॉफिट उस लेवल पर या कंडीशन पे लेना कैसे मुमकिन होता है। अगर वही देखेंगे तो ON1 ऐसे आउटपुट के लिए P1 प्राइस मिलती है। अगर वही हर सिचुएशन में प्राइस नहीं मिलेगी, जो हमारा ये जो लाइन है वो हमें डिमांड बता रही है जो X लेवल पे झुकी हुई है। अगर वही कैटेगरी हर सिचुएशन में नहीं मिलती तो उसमें प्राइस कम करके उसे आउटपुट बढ़ाया जाता है। जैसे कि प्राइस कम करके वही और लोगों को वो फैसिलिटी में बिठा के उसमें आउटपुट लेता है। अगर और प्राइस कम करे तो और उसमें आउटपुट मिलेगा। वैसे हम थर्ड डिग्री या उसे ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं। उसमें ये थर्ड डिग्री में तो और जो कस्टमर जो नंबर से और बढ़ते हैं वैसे उसे प्रोड्यूसर को उसे स्टडी करना या उसे पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ उस पर स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस टाइप में प्रोड्यूसर ऐसे ग्रुप बना देता है कि जिस ग्रुप से उसे मेंशन और डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके। एग्जांपल अगर सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में बालकनी की टिकट अलग होती है और स्टॉल की टिकट अलग होती है। स्टॉल थोड़ा कम प्राइस होती है और बालकनी में बैठने वाले लोगों के लिए थोड़ी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे लोगों को एकदम डेफिनेशन जो उनने जो एक्सपीरियंस आता है वो थोड़ा अलग होता है, वैसे ही उसमें कैटेगरी बना देते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर ले तो हम ये सोचेंगे कि सीनियर सिटीज़न के लिए अलग प्राइस होती है और जनरल कैटेगरी के लिए अलग होती है। या टैक्सी फेयर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग होता है। नाइट में टैक्सी फेयर अलग होते हैं, डबल चार्जेस होते हैं, और जनरल में डे में उसके चार्जेस थोड़े अलग होते हैं। यही एग्जांपल हम टेबल के साथ देखें तो इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि जैसे ग्रुप बना दिया है कि अगर किसी एक ग्रुप के लिए हाई प्राइस जैसे OL1 के लिए P1 प्राइस, और अगर उसमें कस्टमाइज़ करें, अगर उसमें स्टडी करके वो ग्रुप के लिए जो इस प्राइस पे ले नहीं सकेंगे उनके लिए अलग प्राइस, जो OL2 प्राइस के लिए आउटपुट के लिए P2 ये प्राइस दे देते हैं। और जो ये इसका डिमांड है वो ऐसा स्लोप उसे CD जो पहले आउटपुट के लिए और D दूसरे आउटपुट के लिए मेंशन होता है। X पे हमने आउटपुट लिया है और Y पे हमने प्राइस ले लिया है।
वैसे ही आगे हम देखेंगे कि इसमें कंडीशन कैसे होती है और कौन से कंडीशन में अप्लाई होता है। इसमें पहला होता है कि इम्परफेक्ट मार्केट होना चाहिए। जैसे रैशनली उस कंज्यूमर का होना कम होता है। जैसे उसे अगर फुल इंफॉर्मेशन होती है तो वो मार्केट मोनोपोली अपनी लेवल नहीं रख सकता। दूसरा होता है फॉर्मेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। अगर फॉर्मेट उसमें एक जैसे प्रोडक्ट रहेंगे तो उसमें उसमें मोनोपोली काम नहीं कर पाएगी। उसमें अगर डिफरेंट होता है फॉर्मेटिंग तो ही उसके गुड्स एंड सर्विस उसके अलग अलग चार्जेस ले सकता है। फॉर्मेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। थर्ड है नो रीसेल। एक ही चीज़ मोनोपोली दूसरे किसी से लेके और किसी को बेच नहीं सकता, रीसेल नहीं होगा। फोर्थ है डिमांड ट्रांसफरिंग। इसमें नो डिमांड ट्रांसफरिंग। अगर दो मार्केट है, अगर दोनों मार्केट में मोनोपोली ने किसी एक मार्केट में डिमांड कर दी और वही डिमांड अगर इलास्टिक होती है दूसरे मार्केट में तो वो मोनोपोली काम नहीं कर पाएगी। फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन डिमांड इलास्टिक। बिटवीन डिमांड इलास्टिक। अगर दोनों मार्केट में डिफरेंस इलास्टिसिटी अलग होगी तभी तो मार्केट में मोनोपोली वर्क कर पाएगी। सिक्स है लीगल परमिशन। अगर कोई चीज़ के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसने बनाई होगी उस पे उसके लिए लीगल परमिशन होती है, या अगर कोई मोनोपोली गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम कर रहा है तो उसके लिए लीगल परमिशन होती है जो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं कर पाएंगे। सेवन है आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल चेंजेस करके वो कस्टमर को बेचेगा तभी उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। 8 है कस्टम ड्यूटी। अगर कस्टम ड्यूटी लगेगी तभी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ोतरी मिलेगी। नेक्स्ट है मेंटालिटी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की मेंटालिटी कैसी है, लेज़ी है, थिंकिंग है, नॉन एजुकेटेड है, नो एक्शन है। तो इसी का ही फ़ायदा लेके मोनोपोली प्रोड्यूसर उनकी स्टडी करके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं। मेंटालिटी ऑफ कस्टमर्स। और लास्ट है लो कॉस्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। प्रोड्यूसर कम कॉस्ट पे अगर कोई प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन तो उससे ही डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। है मोनोपोली। एक होती है कंट्रोल ऑन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फैक्टर। कंट्रोल ऑन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फैक्टर। अगर किसी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फैक्टर पे अपनी कंट्रोल बनाएगा तभी तो उसमें मोनोपोली अपना लेवल क्रिएट कर पाएगा, तभी तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। दूसरी होती है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली में उसमें अगर किसी इंटेलेक्चुअल होता है
ऐसी लीगल मोनोपोली उसमें दी जाती है, जैसे ट्रेड नेम होता है, ट्रेड मार्क होता है, कॉपीराइट होती है और पेटेंट होता है। ऐसे चीज़ से ही उसे मोनोपोली क्रिएट होती है कि इसकी कुछ आइडिया और इंटेलेक्चुअल कोई चोरी न कर पाए। थर्ड होता है पब्लिक मोनोपोली। मोनोपोली ये पब्लिक सेक्टर में ही भी वर्क करती है, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है। और नेक्स्ट है कि मोनोपोली कार्टेल, ट्रस्ट या ऐसे अन्य चीज़ों से भी एक से होके उनमें एग्री होते हैं, और ऐसे ही कार्टेल बनकर एक कंपटीशन होती है, जो बन करके एक ही प्राइस लेवल पे एक दूसरे के सोच से ही मार्केट चलाते हैं। कार्टेल सिस्टम या ट्रस्ट मोनोपोली।